हेलो बच्चों, जांचें परखें अपनी तैयारी। तो बेटा आज से स्टार्ट हो चुका है गुरुकुल रिवीजन टेस्ट। सभी लोग टेस्ट को दे भी रहे हैं। तो बेटा अब हम लोग मिलेंगे डिस्कशन में, मतलब जो पेपर आप लोग देंगे उस पेपर का डिस्कशन कर लीजिए। याद रखिए बेटा, पहला काम पढ़ के आइए। देखिए पहला काम पढ़ के आओ तुम लोग, दूसरा टेस्ट दो, तीसरा एक काम जरूर करो जो बहुत बच्चे नहीं करते हैं, घर पे जाके उसको एनालिसिस करिए पेपर को। भले ही आप पूरा समय लगा दीजिए, रात तक 12 बजे तक लगा दीजिए, लेकिन पूरा पेपर का एनालिसिस जरूर कर लीजिए। अब जैसे मान लीजिए फिजिक्स अगर अपने से हो जा रहा तो अच्छी बात है, नहीं हो जा रहा है, जिसका नहीं हो रहा उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। जो क्वेश्चन हो जाएं वो ठीक है, स्किप करके जो क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं उनको देख लीजिए कैसे क्या हो रहे हैं। बेटा सबसे जरूरी है अपनी कमी को पहचानना। जब तक आप अपनी कमी को नहीं पहचानेंगे तब तक आप अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए एनालिसिस बहुत जरूरी है, डिस्कशन बहुत जरूरी है। चाहे अपने दोस्तों से करिए, चाहे हमारे साथ करिए, चाहे आप गूगल पे सर्च करके करिए, चाहे ऑनलाइन करिए, चाहे किताब में से देख के करिए, लेकिन करिए। और दूसरा काम बायो में, जैसे मान लीजिए बायो के जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं उनका एक काम जरूर करिए। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है एनसीईआरटी में, अगर एनसीईआरटी से है तो उस पेज पे जाइए, अंडरलाइन करिए। बायो का कई बार रिवीजन करिए, जितनी बार हो सके उतनी बार रिवीजन करिए, ठीक है ना बेटा। एनसीईआरटी पे थोड़ा फोकस करिए। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के कुछ क्वेश्चन पढ़िए, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में एग्जाम्पलर, हर एग्जाम्पलर में एक चैप्टर में 10-10, 12-12 क्वेश्चन होते हैं। तो बेटा उन क्वेश्चनों को जरूर लगाओ एग्जाम्पलर के। वैसे मैं टेस्ट में उनको देने की कोशिश कर रहा हूं कि ताकि आपको आदत पड़ जाए, आप पढ़ें, कम से कम पढ़ेंगे, ठीक है, तो अच्छा करेंगे। कई क्वेश्चन मैं देखता हूं कि वहीं से डिट्टो छाप देता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग, आज का पहला टेस्ट शुरू हो चुका है, उस टेस्ट का डिस्कशन किया जाए बेटा। बाकी टेस्ट जितने भी टेस्ट हो रहे हैं बेटा, मैंने कहा कि 18 यूनिट वाइज टेस्ट हैं, 25 नीट मॉडल टेस्ट पेपर हैं। मन से दिल से दीजिए, सिलेक्शन होगा, आप ही जीतेंगे, आप ही रैंकर बनेंगे, आप ही सिलेक्शन देंगे, ठीक है बेटा। कुछ अलग नहीं होता है, जो होता है सब। अब देखिए बेटा सिलेबस जो है, पहला टॉपिक है SGRTS 211, 31 जनवरी वेडनेसडे, ठीक है। फिजिक्स है यूनिट 3 लॉज ऑफ मोशन, यूनिट 4 वर्क एनर्जी एंड पावर। अब जानते हैं दोनों चैप्टर बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट भी होता है, और नीट से करीब दोनों से 3 से 4 क्वेश्चन आता भी है। 3 से 4 क्वेश्चन फिजिक्स में आता भी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब एक एक क्वेश्चन को करते चला जाए, चलिए एक एक क्वेश्चन को देखते चला जाए। जो बहुत वन लाइनर क्वेश्चन होंगे उनको क्या किया जाएगा, उनका केवल हम लोग आंसर देख लेंगे। जो भैया थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाले होंगे उनको थोड़ा लगा लिया जाएगा। तो आइए चलिए देखिए क्या करा है। पार्टिकल ऑफ मास 0.3 kg सब्जेक्टेड टू फोर्स F इक्वल टू -kx। देखिए x वेरिएबल है, विथ k इक्वल टू इतना। व्हाट विल बी इनिशियल एक्सेलरेशन इफ इट इज रिलीज फ्रॉम पॉइंट 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ओरिजिन। तो इसका मतलब F ही m में देता है। अब जानते हैं F इक्वल टू क्या दिया है, -kx दिया है। देखिए F इक्वल टू क्या दिया है, -kx। F ही क्या प्रोवाइड करेगा, m में। तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, -kx हो जाएगा। क्यों बच्चा, m इक्वल टू कितना, -kx। m बताइए 0.3 है, ए आपको निकालना है, के आपका दे दिया है, मैग्नीट्यूड वैल्यू ले, यक्स आपका कितना दे रहा है, 20 × 10⁻²। अब जो यहाँ पे आएगा वह आपका क्या आ जाएगा, तो 3 से कितनी, 3 से कितना 5, मतलब 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। कितना आएगा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो एक क्वेश्चन को देखते चलिए, इसका 10 आंसर मिलाते रहिएगा, जिसका आंसर इधर उधर हो जाए। वैसे मैं देख ले रहा हूँ क्या है इसमें, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट का आपका कौन सा हो जाएगा, सी। फिर देखते हैं बेटा दूसरा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी में भी इसके बारे में जिक्र है बेटा, कि ब्लॉक ऑफ मेटल वेट 2 kg रेस्टिंग ऑन द फ्रिक्शनलेस प्लेट, इट इज स्टक बाय ए जेट रिलीजिंग वाटर, देन द इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर विल बी। इनिशियल एक्सेलरेशन, तो बेटा आप जानते हैं कि अगर ये पानी इस पे गिर रहा है, देखो ये पानी इस पे गिर रहा है, तो आपको ये पता होगा कि यहाँ क्या वेरी कर रहा है, वेलोसिटी वेरी कर रहा है कि मास वेरी कर रहा है, बोलिए। कुछ चीजें ऐसी हैं कि नहीं। तो यहाँ पे ये पानी का जो अमाउंट इस पे गिर रहा है, तो ये देखिए, ठीक है, 1 kg पर सेकेंड, इसका मतलब मास वेरिएबल है। तो आप जानते हैं सेकेंड लॉ से, न्यूटन के सेकेंड लॉ से क्या होता है, v/dm बाई कितना, dt आपको पता होगा, v/dm बाई dt पता होगा। क्यों v/dm बाई dt होगा, तो देखिए एक होता है m dv बाई dt, लेकिन कब, जब वेलोसिटी वेरी करे, लेकिन यहाँ मास वेरी कर रहा है तो v dv बाई। अब v देखो कितना हो जाएगा 10,
ये कितना हो जाएगा 1, तो इसका मतलब फोर्स कितना हो गया 10 न्यूटन। अब ये बताओ 10 न्यूटन हो गया, एक्सेलेरेशन निकालना है, तो एक्सेलेरेशन क्या होगा, अब इस पे एक्सेलेरेशन के लिए 10 अपॉन ये कितना हो जाएगा 2, यानी कितना हो जाएगा 5। तो ये देखिए ये जो हो जाएगा ये 5 हो जाएगा आपका, कितना हो गया 5 हो गया। ठीक है ना बच्चा लोग, तो ये चीज़ ध्यान दीजिए, ये क्या हो जाएगा, ठीक है 5 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप जानते हैं द लार्ज फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी शॉर्ट टाइम द इम्पल्स इम्पार्टेड इज इक्वल टू चेंज ऑफ मोमेंटम। ये तो होता है चेंज ऑफ मोमेंटम, तीसरे का भी। फोर्थ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, द टू बॉडीज ऑफ मासेस 1 kg एंड 2 kg, ठीक है, मूविंग, ये देखिए मूव कर रहा है, मूविंग विद द सेम वेलोसिटी आर स्टॉप्ड बाय द सेम फोर्स, देन द रेशियो ऑफ देयर स्टॉपिंग डिस्टेंस। स्टॉपिंग डिस्टेंस का रेशियो निकालना है। तो बेटा आप जानते हो कि कोई भी बॉडी अगर यहाँ से चल रही है और आके यहाँ पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, यहाँ पे आके रुक जा रही है, तो आप जानते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम से चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी हाफ mu स्क्वायर, ये जो होता है F इंटू यस के बराबर होता है, या यस इक्वल टू क्या हो जाता है आपको पता होगा, mu स्क्वायर बाई कितना हो जाता है 2F हो जाता है। तो देखो क्वेश्चन में क्या दे दिया है, u भी कांस्टेंट है, F भी कांस्टेंट है, क्वेश्चन में दे दिया है, तो इसका मतलब यस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, मास होगा। ये बताओ यस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, मास। तो अगर यस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है तो इसका मतलब स्टॉपिंग डिस्टेंस का रेशियो S1 बाई S2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, S1 बाई S2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2, यानी फोर्थ का कौन सा हो गया, ए हो गया। ठीक है बच्चा लोग, फिर चलते हैं फोर्थ के बाद 5 चलते हैं। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन, मिलाने वाले सब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, कहीं भी बेटा क्या है याद रखिए, किसी भी क्वेश्चन में ऐसा नहीं, सब 1 लाइनर से जैसे नीट में आते हैं 1 लाइन में आते हैं, उसी तरह के पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है टेस्ट में, ताकि बच्चा यहाँ पे क्या है उसको पढ़े लगाए। ठीक है, कहीं किसी क्वेश्चन को ऐसा नहीं किया गया है कि बहुत टफ दिया गया है कि बहुत भयंकर टाइप का है, नहीं, हमको भैया अपना परीक्षा नहीं देना है, हमको भैया नीट की परीक्षा से लेना है। तो क्वेश्चन वह दिए जा रहे हैं कि जो नीट पैटर्न के हैं, तो 1 लाइनर क्वेश्चन, ठीक है 1 लाइनर क्वेश्चन जो अच्छे हैं। तो मैच द फॉलोइंग एनर्शिया, एनर्शिया आप लोग जानते ही हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है एनर्शिया, ठीक है भैया, इसी को एनर्शिया कहते हैं। रिक्वायल ऑफ गन न्यूटन्स थर्ड लॉ है, 1 kg मीटर पर सेकेंड को चेंज कर देंगे तो इसमें आ जाएगा। वेट क्या है, मास इंटू एक्सेलेरेशन। तो इस आधार पे कौन सा क्वेश्चन होगा भैया, पांचवें का क्या हो जाएगा, पांचवें का बी हो जाएगा, 20 में दिया है। ठीक है ना, कोई इधर उधर हो तो भैया कमेंट कर देना, ताकि मतलब आंसर अगर कोई गड़बड़ हो रहा है तो फिर हम सुधार कर लें जल्दबाजी में। हाँ कभी कभी क्या होता है इधर उधर हो जाता है कोई आंसर। ठीक है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। पहला कह रहा है बेटा लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द काइनेटिक फ्रिक्शन। तो आप जानते हैं बेटा जब आप ग्राफ बनाते हैं तो उसमें देखते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, ठीक है ना, उसी को हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। और फिर काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, ये देखो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है और ये आपका क्या होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन होता है। तो यहाँ पे ये कहा लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑलवेज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन, ये तो सही है। ठीक है, तो इनकरेक्ट खोजना है, तो इसका मतलब इनकरेक्ट, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑलवेज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन, तो ये वाला सही होगा, ये इनकरेक्ट है, जो इनकरेक्ट है सही। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, नहीं बेटा भाई, जो ये आप जानते हैं कि जो फ्रिक्शन ये क्या कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, डिपेंड्स ऑन द अप्लाइड फोर्स, डिपेंड्स ऑन द क्या, तो ये जो वर्ड बोला है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ऑलवेज ग्रेटर देन कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ऐसा कोई वह नहीं है, क्योंकि डिपेंड करेगा अप्लाइड फोर्स से, और अप्लाइड फोर्स के आधार पे ही हम वहाँ पे निकाल पाएंगे स्टैटिक फ्रिक्शन और उसका कोफिशिएंट निकाल पाएंगे। तो इसीलिए ये भी आपका गलत है, जो गलत है वह सही है। फोर्स इज स्टैटिक फ्रिक्शन इज जीरो व्हेन द ड्राइविंग फोर्स इज अप्लाइड, ये सही है आपका। तो इस आधार पे आपका क्या होगा, दूसरा और तीसरा, यानी सी वाला होगा। कौन सा होगा, सी। अब चलते हैं इसके बाद 6 के बाद 7 चलते हैं बेटा। 7 क्या कह रहा है, आ जाओ। 7 कह रहा है ए बुलेट इज फायर फ्रॉम द राइफल इफ द राइफल रिक्वायर्स फ्रीली द काइनेटिक एनर्जी ऑफ राइफल इज मोर देन दैट ऑफ बुलेट। नहीं भाई, आप जानते हैं कि जो वेलोसिटी होगी वो बुलेट की होगी। जैसे देखिए गन है, ठीक है, तो ये जो गन बन रहा है तो आप देख रहे हैं ये जो गन है इससे जो बुलेट निकलेगी, इस बुलेट का मास कितना होगा mv, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी vv, इसका मास क्या है mg, ठीक है, और इसकी रिक्वायर्ड स्पीड क्या होगी vg। तो आप जानते हैं बुलेट की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ठीक है, मास तो रहता ही है,
ये स्क्वायर होता है, तो जब ये ज्यादा होगा तो इसका स्क्वायर और ज्यादा होगा, तो काइनेटिक एनर्जी किसका ज्यादा होना चाहिए? काइनेटिक एनर्जी बुलेट का ज्यादा होना चाहिए, ठीक है ना, गन का नहीं होगा। तो इसीलिए असर्शन गलत कह रहा है। रीजन क्या कह रहा है? इन केस ऑफ राइफल बुलेट सिस्टम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वायलेट्स। हाँ सही बात है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फॉलो करता है, तो इसका मतलब असर्शन गलत है, रीजन सही है, तो साथ में कौन सा होना चाहिए? ठीक है, असर्शन गलत है, रीजन सही है, तो इसका डी वाला होगा। कौन सा होगा? डी। एक एक बात को ध्यान दीजिए। 7 के बाद 8 चलते हैं। 8 देखिए, नीट का पुराना क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा प्यारा क्वेश्चन है। 2 स्टोन ऑफ मास, ये देखिए 2 स्टोन है बेटा, मास क्या दिया गया है? ध्यान दीजिए, इसका मास क्या दिया है? m and 2m। वाइल्ड इन द हॉरिजेंटल सर्कल द हैवियर वन इज रेडियस r/2। हैवियर जो है उसका रेडियस कितना है? हैवियर वन इज, ठीक है, मतलब 2m वाले का रेडियस जो है, ये देखो 2m वाले का रेडियस जो है वह r/2 है। एंड लाइटर वन इज रेडियस r, और लाइटर का जो रेडियस है वह कितना है? r है, ठीक है। द टेंजेंशियल स्पीड ऑफ लाइटर स्टोन इज n टाइम्स दैट ऑफ ए हैवियर स्टोन। इसकी स्पीड अगर v है तो इसकी स्पीड कितनी है बेटा? n भी है। कितनी है? When they experience same centripetal force, चलो सेंटीपिटल फोर्स निकाल लेते हैं। इसका सेंटीपिटल 2m(v²) बाई r/2, 2 पर चला गया। इसका सेंटीपिटल फोर्स कितना हो जाएगा? m n² v² बाई कितना हो जाएगा? r। ये हो गया, m से m कट गया, v² से v² कट गया, n² इक्वल टू कितना हो गया? 4, या n इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चा लोग? 2। इसका मतलब कितना हो जाएगा? द वैल्यू ऑफ n इज d, द वैल्यू ऑफ n इज d। तो जो वैल्यू ऑफ n होगा वह कितना होगा? d होगा, ठीक है। इसके बाद चलते हैं बेटा 9वां क्वेश्चन। 9वें क्वेश्चन में कर रहा है कि डिस्प्लेसमेंट दे दिया है, ठीक है, pt। यहाँ थोड़ा एक करेक्शन कर लेना, यहाँ q था, क्लास में करेक्शन करा ही दिया गया था। हाँ, एक दो चीज़ें हो जाती हैं गड़बड़। तो pt प्लस QT² प्लस RT³ वेयर q दे दिया है, p दे दिया है, r दे दिया है। द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी इस t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो बेटा इसके लिए फोर्स के लिए क्या करना पड़ेगा तुमको? पहले x दिया है, पहले v निकालना पड़ेगा। तो v कैसे निकालोगे? bp आएगा, यहाँ क्या आएगा? 2qt आएगा, और प्लस क्या आएगा? 3rt² आएगा। और आप जानते हैं, फिर एक बार करेंगे तो dv/dt आएगा। dv/dt में क्या हो जाएगा? 2q आएगा, और प्लस ये क्या आएगा? 6rt आएगा। अब देखिए इसमें t की pqrt की वैल्यू रख दीजिए। तो जब इसकी वैल्यू रख देंगे तो यहाँ देखो dv/dt की वैल्यू क्या आ जाएगी? q कितना आ रहा है? q क्या दिया है? 2 × 4। r कितना दिया है? r जो है 5 है। t कितना है? 2। तो ये बताओ कितना हो गया? 8 6 25 दूनी 60, 68 हो गया। कितना हो गया ये? 68। मास कितना दे रहा है बेटा? मास जो दे रहा है, ठीक है, मास आपका दे रहा है 2 kg। तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा? F इक्वल टू m/dv/dt। समझ रहे हो ना? ये न्यूटन्स का सेकंड लॉ है कि नहीं? भाई देखिए, एकदम छोटी छोटी चीज़ें, जैसे आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन है वैसे ही है। एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं है बेटा, एनसीईआरटी से बाहर हमें जाना ही नहीं है, कहीं कोई नॉलेज का हमको प्रदर्शन नहीं करना है। हमें जो करना है एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी पे आ जाओ। अगर नहीं आओगे एनसीईआरटी पे तो फिर नहीं काम चलेगा, ठीक है। तो यम दे दिया है आपका, कितना दे दिया है? 2 dv/dt आपका कितना दे दिया है? 68। 68 2 आप जानते ही हैं कितना होगा। तो 9 का आपका कौन सा आंसर इसमें सही है? 9 का आपका इसमें मास कितना दे दिया है? 2 kg m/dv/dt। t इक्वल टू 2 सेकेंड, t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो 68 2 कितना हो जाएगा? 136 न्यूटन, ठीक है ना। कहीं कोई प्रॉब्लम? कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। 136 न्यूटन, ठीक है ना। फिर से एक बार मिला लें। हाँ, इसका डिफरेंशिएशन किया, p2q प्लस 6r। q की वैल्यू कितनी दी गई है? 4, 4 2 कितना? 8, 6 5 32 60, 68 dv/dt हो गया। आपसे क्या पूछ रहा? फोर्स m/dv/t। तो 60 ये हो गया आपका 136 न्यूटन। 9 का ए हो जाएगा, 9 का ए, ठीक है ना बच्चा लोग। मिला लीजिए। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज कोलिजन बिटवीन 2 पार्टिकल कैन अंडरस्टूड फ्रॉम द। तो भैया दोनों लॉ से आप जानते हैं, थर्ड लॉ से भी हम पा सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं, ठीक है, और सेकंड लॉ से भी, ठीक है ना। 10 का डी हो जाएगा, 10 का डी। फिर देख लीजिए 11 क्वेश्चन, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 11 क्वेश्चन कहा जा रहा है बेटा, यहाँ पे ए बॉडी विथ मास 5 kg एक्टिंग अपॉन बाई ए फोर्स इतना, इट्स इनिशियल वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0 इज इतना, द टाइम एट विच इट विल जस्ट हैव वेलोसिटी अलोंग द y एक्सिस। मतलब कह रहा है कि मतलब किस समय पे वेलोसिटी केवल y एक्सिस में होगी। किस में होगी? तो ये बताओ, अगर कोई चीज y एक्सिस में कह रहा है तो इसका मतलब पक्का है कि x एक्सिस में वह क्या होगा? 0 होगा।
इसका मतलब एक्स एक्सिस की वेलोसिटी इसकी क्या होगी, 0 होगी। अब एक्स एक्सिस की वेलोसिटी क्या होगी, यू एक्स माइनस मतलब जो भी हो ए एक्स टी इक्वल टू कितना होगा, 0 हो जाएगा। यू एक्स कितना है, ये देखो यू एक्स है 6 है, यू एक्स कितना है 6 है, क्यों भाई, यू एक्स इसका कितना है 6 है। और फिर ए एक्स कितना है, ये देखो ए एक्स इसका कितना है, ए एक्स फोर्स ये है, मास से डिवाइड करोगे तो -3/5 हो जाएगा, 3/5, ठीक है। टी इक्वल टू 0 हो गया। अब बताइए टी इक्वल टू कितना होगा, 6, 5 जा भाई कितना हो जाएगा 3 से कितनी बार जाएगा 2, 5 2 जा कितना होगा 10 सेकेंड। समझ गए ना भाई, कोई चीज़ अगर वाई एक्सिस में है तो एक्स एक्सिस में पक्का हवा क्या है, 0 होगा। तो 11 का आप समझ गए। 12 देखिए बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। एक पर्सन है, लिफ्ट में है, लिफ्ट किधर जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। आप जानते हैं अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है तो उस दशा में टेंशन टी इक्वल टू कितना होता है, एम जी प्लस कितना होता है, ए। ये देखिए लिफ्ट अगर ऊपर की तरफ जाती है तो टी इक्वल टू क्या होता है, एम जी प्लस कितना होता है, ए। तो ये बताओ टोटल मास कितना हो जा रहा है यहाँ पे, टोटल मास बेटा क्या हो जा रहा है 9 फुट यानी 1000 हो जा रहा है। जी कितना है 10 + 1, इसका मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो 11,000 न्यूटन। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन। 12 के बाद 13 में चलते हैं बेटा। 13 सर्कुलर मोशन। आप जानते हैं सर्कुलर मोशन का डायनेमिक्स भी आपका एनएलएम में ही है, एनसीईआरटी में, तो इसीलिए इसका क्वेश्चन यहाँ है। ठीक है, क्योंकि एकदम एनसीईआरटी के अनुसार चलना हम लोग को। तो पर्सन विथ हिज हैंड इन हिज पॉकेट इन शेकिंग ऑन आइस एट वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड एंड डिस्क्राइब ए सर्कल ऑफ रेडियस 50 मीटर। व्हाट इज द इंक्लाइन इज द वर्टिकल। तो आप जानते हैं कि बेटा उस कंडीशन में जब भी इंक्लाइनेशन वर्टिकल से होगा सर्कुलर पाथ पे, तो आप शॉर्टकट फार्मूला आप जानते ही हैं कि tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा। इसके लिए याद किए रहना v²/rg। v दिया है, r दिया है, g दिया है, सबको रख लो, सॉल्व करोगे तो d आएगा। क्या आएगा इसमें, d। 13 के बाद बेटा 14 चलते हैं। 14 क्या करा है, ए ट्रेन इज मूविंग। देखो भाई, ट्रेन इज मूविंग with a speed of 36 km/h on the curve path of radius 200 meter. If the distance between the rails is 1 point, the height of the outer rail over the inner rail is, ठीक है, हाइट पूछा जा रहा है। तो इसके लिए आप जानते हैं बेटा ट्रेन भी अगर कर्व पाथ पे चलती है तो उस दशा में वह भी इंक्लाइनेशन tan थीटा इक्वल टू v² किसको फॉलो करती है, rg को। तो मान लीजिए आउटर रेल को थोड़ा सा उठाए हैं, थोड़ा सा उठाने का मतलब क्या हो गया बेटा, यच थीटा बहुत छोटा है और ये जो है रेल की चौड़ाई है। तो आप जानते हैं इस कंडीशन में साइन थीटा और टेन थीटा आपस में बराबर होगा और ये किसके बराबर हो जाएगा, h/d इक्वल टू किसके v²/rg के। h/d इक्वल टू v² क्या, rg। अब क्या कहा जा रहा है, हाइट ऑफ आउटर रेल, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखो v²d कितना rg। ये सब याद किया रहा हो, ये सब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो एनसीईआरटी में दिए हैं वही आएंगे। तो इसको जब रखेंगे तो d वाला आएगा 0.075 मीटर। ठीक है ना। अब चलो बेटा 14 पे चलते हैं। 14 क्या करा, ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन, एनसीईआरटी से ही रिलेटेड करा बेटा। डिस्क विद द फ्लैट स्मॉल बॉटम बीकर प्लेस्ड ऑन इट। ठीक है, डिस्टेंस r फ्रॉम इट्स सेंटर, डिस्टेंस r फ्रॉम इट्स सेंटर। ये देखो डिस्टेंस r फ्रॉम इट्स सेंटर, ये डिस्टेंस r फ्रॉम सेंटर। रिवॉल्विंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर, इसके थ्रू वो क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, किससे, ओमेगा से। द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बॉटम ऑफ बीकर। तो ये बताओ इसके बीच का फ्रिक्शन क्या है, म्यू है। तो जब ये ऑसिलेट कर रहा है तो इस पे बताओ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या लगेगा, mr⍵²। और ये फ्रिक्शनल फोर्स किधर की तरफ लगेगा, Fs। तो ये बताओ अगर ये बाहर की तरफ नहीं जा रहा है यानी स्टैटिक फ्रिक्शन जो है ग्रेटर देन इक्वल देन किसके है, mr⍵²। अब ये क्या होता है, μmg होता है। तो μmg इज ग्रेटर देन इक्वल देन क्या हो जाएगा, mr⍵², या m से m कट गया। ये बताइए r लेस देन इक्वल देन क्या हो जाएगा, μg/ω²। r इधर है ना, हाँ, तो r लेस देन इक्वल देन μg/ कितना हो जाएगा, ω²। तो इसका क्या हो जाएगा, 15 का क्या हो जाएगा, b। ये देखो बड़ा प्यारा क्वेश्चन, सब एनसीईआरटी से रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चन। फिर मास m1, छोटे छोटे भाई, नीट के लिए हमेशा याद रखना छोटी छोटी बात, हाँ, उसको बार बार पढ़ो। एक बात हमेशा याद रखो, जैसे फिजिक्स में भाई बायो के बच्चों की एक हमेशा शिकायत है कि फिजिक्स नहीं आती है। तो देखो बेटा वक्त देना पड़ेगा, जिस चीज़ को वक्त दोगे वह चीज़ आने लगेगी। जैसे आप अगर इसमें वक्त देंगे, समय देंगे, समय देने का मतलब 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार पढ़िए, क्यों नहीं आएगा, अपने से आने लगेगा।
और वही काम आप नहीं कर रहे हैं और सोच रहे हैं कोई सिखा दे। भाई बेटा कोई सिखा तो रहा है, जैसे ऑनलाइन भी सिखा रहा है, ऑफलाइन भी हम लोग भी सिखा रहे हैं, कई तरह से लोग सिखा रहे हैं, लेकिन जब तक आप उसको अपने से नहीं पढ़ेंगे, समय नहीं देंगे, वक्त नहीं देंगे, तो किसी के सिखाने से नहीं आएगा। भाई सीखते वक्त भी तो वक्त देना पड़ेगा। जैसे हम सिखा रहे हैं तो क्लास में ध्यान से सुनना पड़ेगा। अब कैसे क्या होते हैं, 70% बच्चे क्लास में सोते ही हैं। कितनों सिखाइए, कितनों अच्छा करिए, कितनों इंटरेस्ट लाइए कि हाँ ये करिए वह करिए, लेकिन नहीं भाई, ज़बरदस्ती वो करते हैं कि हम नहीं सीखेंगे, आप क्या कर लेंगे। तो वही चीज़ है बेटा, थोड़ा सा क्या है, आप वक्त दीजिए, ये फिजिक्स आपकी बड़ी अच्छी हो जाएगी। और जो आप कहते हैं, मैं हमने देखा है, यही देखा अपने लाइफ में, जिन बच्चों की फिजिक्स कमज़ोर हुई और जिन्होंने वक्त दिया वो सबसे अच्छा करके फिजिक्स में गए हैं। ठीक है भाई, बायो तो अच्छी होगी, ये केमिस्ट्री अच्छी होगी, लेकिन फिजिक्स जो सबसे वक्त दी है सबसे अच्छा करके गए हैं। तो यहाँ पर क्या है, अब देख लीजिए, मास m1 प्लेस्ड ऑन द रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन देम इज m। फिर कहा जा रहा है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, सॉरी म्यू इसको कर लेना, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, म्यू। अनदर मास m2 हंग फ्रॉम द स्ट्रिंग कनेक्टेड बाय फ्रिक्शनलेस पुली एज शोन इन द फिगर। देन क्या होगा भैया, देख लो क्या होगा इसमें। इसका मतलब क्या होगा, इस कंडीशन में, इक्विलिब्रियम कंडीशन में इस पे टेंशन कितना होगा, इस पे टेंशन इसके फ्रिक्शन के बराबर होगा। तो T इक्वल टू क्या होगा, F का मतलब क्या होगा, म्यू m1g। इस पे टेंशन कितना होगा, इस पे टेंशन जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन में m2g के बराबर होगा। दोनों टेंशन आपस में बराबर हैं, दोनों टेंशन आपस में बराबर हैं, तो इसका मतलब म्यू m1g इक्वल टू क्या हो जाएगा, m2g, यानी g से g कट गया, यानी क्या कहने का मतलब है, m2 इक्वल टू म्यू m1, यानी क्या हो जाएगा 16 का A। 17 देखिए, बड़ा प्यारा क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन कहा जा रहा है बेटा, द मास स्ट्रिंग सिस्टम शोन इन द फिगर इज इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। किसमें, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड टेबल इज 0.3। ध्यान देना बेटा, इसके और इसके बीच का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.3 है। द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन ए इज। तो बेटा एक चीज देखिए, जब भी फ्रिक्शनल फोर्स निकाला जाता है तो अगर देखिए, मान लीजिए बॉडी में मोशन नहीं हो रहा है, बॉडी में मोशन नहीं हो रहा, तो उसको हम चेक करते हैं। ठीक है, अगर बॉडी में मोशन नहीं हो रहा है तो अप्लाइड फोर्स के बराबर फ्रिक्शनल फोर्स होता है। पहले फार्मूला से हम चेक कर लेंगे इसका फ्रिक्शनल फोर्स, जैसे कई बच्चे फार्मूले से चेक करते हैं। ठीक है, F इक्वल टू म्यू m g। म्यू कितना है 0.3, m कितना है 1, g ले लेना 9.8, तो ये रहता तो 3 होता, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3 से थोड़ा कम हो जाएगा, 3 से थोड़ा कम का मतलब 2 पॉइंट कुछ हो जाएगा, 2.8 न्यूटन आएगा कि नहीं। ये देखिए फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा 2.8 न्यूटन। कितना हो जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स, हाँ मतलब इसी के आसपास आएगा। तो अब ये मत मार देना, अब देखो ये ऑप्शन में नहीं दिया है, तो पहले चेक कर लीजिए। अगर मान लीजिए अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा है, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स से भाई मतलब चेक करना पड़ेगा कि क्या है। ठीक है, तो यहां पे अगर मान लीजिए फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड फोर्स से ज्यादा है, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स ग्रेटर देन अप्लाइड फोर्स, तो याद रखिएगा फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वह किसके बराबर होता है, अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। तो कैसे चेक करेंगे, आओ उसको चेक करने के लिए देखते हैं। ये टेंशन लगाते हैं, ये टेंशन का क्या हो जाएगा, cos 45 हो जाएगा, ये टेंशन का क्या हो जाएगा, t sin 45 हो जाएगा कि नहीं, क्यों भैया ये टेंशन हो जाएगा। तो अब ये बताइए यहाँ पे t sin 45 किसके बराबर है, ये देखो t sin 45 किसके बराबर है, t sin 45 0.2 इंटू 9.8 के बराबर है। ठीक है ना भैया। अब देखो जो t sin 45 की वैल्यू होगी वही t cos 45 की वैल्यू होगी, तो 9.8 में अगर आप 0.2 kg से मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा कितना आता है, ये ध्यान दीजिए कितना आता है, t sin 45 की वैल्यू ही, ठीक है, यहाँ पर किसके बराबर होगी, मतलब 9.8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1.96 न्यूटन आता है। कितना आता है देख लीजिए, 10 रहता तो 2 आ जाता, 1.96 न्यूटन। t cos 45 की वैल्यू भी होगी, और यही t cos 45 बेटा अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा। सुन रहे हो ना हमारी बात को, समझ रहे हो ना हमारी बात को, मतलब यही अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा। तो ये बताओ, आपने फ्रिक्शनल फोर्स चेक किया तो 2.8 न्यूटन आया, समथिंग 3 न्यूटन के आसपास, और जब अप्लाइड फोर्स आपका t cos 45 है तो इसको आप चेक कर रहे हैं तो 1.96 न्यूटन आ रहा है। तो आप क्या देख रहे हैं, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वह अप्लाइड फोर्स से ज्यादा है।
लेकिन बॉडी में कोई मोशन नहीं है। इसका मतलब जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वह किसके बराबर होगा? अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा। अप्लाइड, देयर इज नो मोशन इन बॉडी, अगर बॉडी में मोशन होता तब तो ठीक होता। ठीक है, तो ये कितना हो जाता? 1.96 न्यूटन। यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा? सी वाला। ध्यान से देखिएगा भैया, अच्छा क्वेश्चन है। 17 के बाद 18 बहुत प्यारा क्वेश्चन बेटा, हो सकता है इस साल नीट में आ भी जाए, मे भी इस टाइप का क्वेश्चन आ भी जाए। हाँ, इस टाइप का नीट में क्वेश्चन इस साल बन भी सकता है। तो क्या कर रहा है 18 क्वेश्चन? एक एक्सप्लोजन है बेटा, ब्रेक ऑन ए रॉक इनटू 3 पार्ट्स इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। देखिए भैया, एक एक्सप्लोजन है वह 3 पार्ट में ब्रेक हो रहा है। देखिए एक पार्ट हो गया ये, ठीक, कर रहा है 2 ऑफ देम गो राइट एट द फर्स्ट पार्ट ऑफ मास 1 kg 12 मीटर पर सेकेंड से, सेकेंड पार्ट ऑफ मास 2 kg, ये कितने से जा रहा? 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एन एक्सप्लोजन ब्रेक इनटू हॉरिजॉन्टल प्लेन, 2 ऑफ देम गो इच अदर, द फर्स्ट पार्ट ऑफ मास 1 kg मूव्स विद स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड एंड सेकेंड पार्ट ऑफ मास 2 kg मूव्स 8 मीटर। इफ द थर्ड पार्ट फ्लाई ऑफ द देन इट्स मास इज, तो मान लेते हैं थर्ड पार्ट का मास क्या है? m3। ये कितने से जा रहा है? 4 मीटर। तो बेटा इस सबके लिए आप एक कॉन्सेप्ट जानते हैं कि सारे प्लेन पे हो रहे हैं, तो इनका वेक्टर सम जीरो होगा, क्योंकि पहले इनिशियल मोमेंटम जीरो है तो बाद में भी फाइनल मोमेंटम इनका जीरो होगा। तो फाइनल मोमेंटम अगर जीरो होगा तो इस कंडीशन में P3 इक्वल टू क्या होता है? √P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर होता है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा? m3v3 इक्वल टू √m1v1 का होल स्क्वायर और प्लस m2v2 का क्या? होल स्क्वायर। अब सबकी वैल्यू रख लीजिए इसमें। हमको क्या फाइंड करना है? m3 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? m3। तो m3 फाइंड करना है तो बेटा m3 को फाइंड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 18, 5 kg आएगा। इसमें 5 kg दिया है, चेक कर लेना, मिला लेना। ठीक है, तो ये ध्यान देना, हो सकता है बेटा इस आ भी जाए क्वेश्चन। इसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम जीरो होगा, तो जब रखेंगे P3 इक्वल टू, चूंकि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो √P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर। ये हो गया m1v1, ये हो गया m2v2, ये हो गया m3v3। सबकी वैल्यू रख दीजिए, m3 की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 5 kg। तो ये हो गया 18 का। 19 क्वेश्चन कहा जा रहा है मैन स्क्वेटिंग ऑन द ग्राउंड गेट्स स्टेट अप एंड, मतलब स्क्वेटिंग का मतलब उकड़ू बैठ रहा है, जैसे बाथरूम में आप टॉयलेट में जैसे बैठते हैं, इंडियन सीट पे जैसे बैठते हैं, तो उसी को भैया क्या है? तो जब आप खुद सोचिए कि इंडियन सीट पे जब आप बैठते हैं फिर उसके बाद उठते हैं तो उस समय उठते वक्त क्या होता है? आपका वेट mg से ज्यादा होता है। ठीक है ना भाई, बैठते हैं तो उठते वक्त क्या होता है, और जब स्ट्रेट हो जाएंगे, सीधे हो जाएंगे, तो mg के क्या है? बराबर हो जाएगी। तो यही कहा जा रहा है कि एक आदमी अगर उकड़ू बैठ रहा है, स्क्वेटिंग, ठीक है, और उसके बाद उठ रहा है, तो क्या होगा? फर्स्ट मतलब क्या होगा? उसको कैसा फोर्स फील करेगा? फर्स्ट ग्रेटर देन mg एंड लेटर बिकम्स इक्वल टू mg। ठीक है ना बेटा, तो 19 का डी हो जाएगा। 20 देखिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन, बीच में मैंने 3-4 क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एकदम हुबहू डाल दिए हैं ताकि आप एनसीईआरटी पढ़ने की आदत आए। भाई देखिए भाई, ऐसे ही पेपर बनेगा, मैं बस आपको आदत बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब आप ये नहीं कहिए कि एनसीईआरटी से डिट्टो इसको छाप दिया है। भैया आपको आदत होगी, वही डिट्टो छाप भी देगा। वहाँ नीट में तो डिट्टो ही आए हैं, एकदम उसका कॉपी नहीं, एकदम तुरंत वही उठा दिया गया, ऑप्शन भी नहीं चेंज होते हैं भैया। ठीक है, तो आ जाएंगे। तो इंक्लाइन प्लेन पे देखिए ये दो तरफ से बॉल को गिरा रहा है, तो आप सबसे पहले इंक्लाइन प्लेन पे देखिए, कोई भी चीज इंक्लाइन प्लेन से अगर नीचे आती है और ये अगर हाइट दिया है, तो नीचे आने में दो चीजें, वेलोसिटी कितनी होती है? वेलोसिटी √2gh होता है। एक्सेलेरेशन कितना होता है? g sin थीटा होता है। टाइम कितना लगता है? 1/sin थीटा रूट में 2h/g लगता है। ये ध्यान दीजिएगा। हाँ, ये h लिया गया है, ये नहीं लिया गया है। जब ये लिया जाएगा तब नहीं आता है ये वाला h। तो एक बात याद रखो, अगर हाइट सेम है तो बेटा वेलोसिटी, आप चाहे कोई भी इंक्लाइनेशन होगा, इंडिपेंडेंट होगा। देख लीजिए, हाइट सेम है तो वेलोसिटी इंक्लाइनेशन से इंडिपेंडेंट है। ठीक है, अब लेकिन टाइम जो है बेटा नीचे उतरने का इंक्लाइनेशन पे डिपेंड करेगा। देखिए, जिसका साइन थीटा ज्यादा होगा उसका टाइम क्या होगा? कम होगा। तो अब दोनों में देख लो, वेलोसिटी तो दोनों के केस में सेम होगा क्योंकि हाइट सेम है। देखो हाइट सेम है, लेकिन इसका एंगल ज्यादा लग रहा है तो इसका टाइम क्या होगा? इसका एंगल ज्यादा है तो इसका टाइम क्या होगा? कम होगा। तो बोथ स्टोन रीच द बॉटम विद द सेम स्पीड, बट स्टोन सेकंड रीच द बॉटम अर्लियर देन स्टोन फर्स्ट, यानी सी वाला होगा। कौन सा होगा इसमें? सी। ठीक है, फिर देखो बेटा ये वाला क्वेश्चन, ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है।
टू आइडेंटिकल बॉल बेयरिंग इन कांटेक्ट, देखिएगा दो आइडेंटिकल बॉल बेयरिंग कांटेक्ट में है, अब ये इससे कोलाइड कर रहा है, ठीक है बेटा, तो कोलाइड कर रहा है, तो कह रहा कोलिजन के बाद क्या होगा, तो कोलिजन के बाद क्या चीजें होंगी इसको आपको यहाँ पे बताना है। तो बेटा देखिए जब ये कोलाइड करेगा तो आप जानते हैं कि समान मास है, जब समान मास आपस में जब कोलाइड करेगा तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से, जैसे इसके पास कितना मोमेंटम है mv, तो जो मोमेंटम इसके पास है वही इसको ट्रांसफर करेगा, तो ये वाला इसके साथ लग जाएगा और ये वाला तीसरा जो है ये आगे निकल जाएगा। तो देखिए इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये वाला अब इसको कौन बता रहा है कि सेम वेलोसिटी से वो आगे निकल जाएगा, ऐसा कोई बता रहा है? हाँ ये बता रहा है, बी वाला बता रहा है। देखिए ये वाला इसके साथ अटैच हो गया और ये वाला क्या करेगा, कॉन्टैक्ट छोड़ देगा, ठीक है। ऐसा प्रैक्टिकल आप घर पे भी कर सकते हैं, दो गोली लगा के एक गोली आप मारिए तो एक गोली उसके साथ रुक जाएगी, हाँ स्मूथ सरफेस हो, एक आगे निकल जाएगी, क्यों, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। फिर देखिए 22 क्वेश्चन बेटा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। बॉडी ऑफ मास दिया है इतना, स्ट्रेट लाइन, वेलोसिटी दिया है, ए दिया है, द वर्क डन बाय द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द डिस्प्लेसमेंट 0 से 2। तो देखो वर्क डन क्या होता है बेटा, चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी का मतलब हाफ m, ठीक है, v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। अब बताओ हाफ m कितना है, हाफ 0.5, v2 कितना है, v2 कितना है, x की वैल्यू कितनी है, 2 है ना, तो v2 हो जाएगा बेटा ax पे 3/2 और माइनस 1 हो जाएगा 0। अब चलो यहाँ पे रख लेते हैं 1/4, a पे 3/2, a है कितना 5 पे 3/2, फिर कितना बेटा x कितना है 2 पे कितना हो जाएगा 3/2। सबको रख के सॉल्व कर लो, जब सबके रख के सॉल्व करोगे तो 22 का आंसर कौन सा दिया है, हाँ 22 का आंसर है 50 जूल, ये बी। तो 22 का ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है ना बच्चा। 22 के बाद 23 में चलते हैं, 23 में चलते हैं, क्या कर रहा है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन। 23 क्या कर रहा है, टू सिमिलर स्प्रिंग P एंड Q, देखिए दो सिमिलर स्प्रिंग है P और Q, हैव स्प्रिंग कांस्टेंट KP एंड KQ। याद रखिएगा स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, KP और KQ। KP कह रहा है बेटा, KP जो है ग्रेटर देन कितना दे रहा है, KQ कह रहा है, KP ग्रेटर देन KQ। दे आर स्ट्रेच फर्स्ट बाई सेम अमाउंट, ठीक है, देन बाय द सेम फोर्स। सेम अमाउंट का मतलब याद रखिएगा, अब ये बताइए उसकी एनर्जी कितनी होती है, सेम अमाउंट के केस में हाफ kx स्क्वायर होता है, हाँ वर्क जो होता है, और सेम फोर्स के केस में कितना होता है भैया, हाफ f स्क्वायर बाई क्या होता है, k होता है। तो याद रखिए जब सेम अमाउंट में खींचा जाएगा तो जिसका k ज्यादा होगा उसका वर्क ज्यादा होगा, तो इसका मतलब पहले केस में क्या हो जाएगा, WP इज ग्रेटर देन WQ। और जब सेम फोर्स से खींचा जाएगा तो जिसका k ज्यादा होगा उसका वर्क कम होगा, इसका मतलब दूसरा क्या हो जाएगा, WP इज लेस देन WQ। तो बोलिए इसमें कौन सा सट बैठ रहा है, ये वाला बी, ठीक है। तो 23 का कौन सा हो जाएगा, बी। फिर चलते हैं बेटा 23 के बाद 24, बड़ा प्यारा क्वेश्चन। ए मास ऑफ 5 kg, एक मास है कितने का, 5 kg का, इज मूविंग अलोंग, याद रखिएगा इज मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 1 मीटर। ध्यान दीजिएगा, मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 1 मीटर। ये देखिए मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस कितना, रेडियस 1 मीटर, सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 1 मीटर, ठीक। तो काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, तो बेटा काइनेटिक एनर्जी आप जानते ही हैं कितना होगा, अगर मास मूव कर रहा हाफ mv स्क्वायर होगा, ठीक है बेटा। v जानते ही हो क्या होगा, v क्या होगा, ठीक है, r ओमेगा का होल स्क्वायर। अब बेटा हाफ m, r जानते ही हो क्या होगा, ओमेगा क्या होगा, 2 पाई f का स्क्वायर, सारी वैल्यू दी गई है, हाफ m कितना दिया है 5 दिया है, r कितना दिया है 1, 2 पाई f कितना दिया है 30 रिवॉल्यूशन यानी 30/60। सबको रख के सॉल्व कर दीजिए, ठीक है, यहाँ से आपको आंसर आ जाएगा, कोई न कोई आ जाएगा। 24 का कौन सा होगा, 250 पाई का स्क्वायर, ठीक है ना। फिर आते हैं 25 पे, 25 क्या कर रहा है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, एनसीईआरटी का पहला एग्जाम्पल ही है वर्क फॉर एनर्जी का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फिर रिपीट कर सकता है, नीट में आ चुका है, फिर आ सकता है, इस टाइप के क्वेश्चन कई टुकड़े टुकड़े में आए हैं तो फिर आ सकता है बेटा, देखिएगा हो सकता है मे भी इसी साल आ जाए, ठीक है। तो भाई क्वेश्चनों को वही दिया गया है कि जिनकी आने की प्रबल संभावना है या जो आ चुके हैं या जो आएंगे, जिस पैटर्न का पेपर जिनको हटाया नहीं गया एनसीईआरटी से उनका विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि आप टेस्ट दें और अच्छा करें। अब देखिए
25 कंसीडर ए ड्रॉप ऑफ रेन वाटर हैविंग मास 1 ग्राम फॉलिंग फ्रॉम ए हाइट ऑफ 1 किलोमीटर, इट हिट्स द ग्राउंड विद द स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड। देखो बेटा करा है कि एक ग्राम की, ये देखिए यहाँ से बरसात की बूंद है, फॉल कर रही है कितने से, 1000 मीटर से। हिट्स द ग्राउंड विथ स्पीड, यहाँ देखिए स्पीड से कितना, 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, टेक जी, वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स एंड वर्क डन बाई रेजिस्टिव फोर्स। तो बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वर्क डन कितना होगा, आप जानते ही mgh, और ये वर्क क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा बोलिए, अरे h भी नीचे है और mg भी नीचे है, तो m कितना है, m है 10 टू पावर -3, g कितना है 10, h कितना है बेटा 10 टू पावर 3, इसका मतलब कितना हो गया 10, मतलब इसके कारण जो वर्क डन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण 10 जूल हो जाएगा। ठीक है ना भैया, 10 जूल हो गया। अब कह रहा है कि भैया रेजिस्टिव फोर्स के कारण कितना होगा, तो बेटा वर्क एनर्जी थ्योरम से हम क्या जानते हैं, WET, नेट वर्क डन एक तरफ और चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी एक तरफ। तो बताओ नेट वर्क डन में कौन कौन हो जाएगा, 2 ही हैं, एक ग्रेविटी के कारण, एक एयर रेजिस्टेंस के कारण, और चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी में फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल कितना है हाफ m, देखिए फाइनल कितना है हाफ m और -0, तो ये बताइए ये कितना है 10, WA निकालना है, यहाँ रखेंगे मास रखेंगे सब कुछ रखेंगे तो कितना आ रहा है, मास है आपका 10 टू पावर -3 25 1.25, इसको माइनस करेंगे, WA रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा ये बताइए, -8.75 जूल, यानी कौन सा हो जाएगा C, 25 का क्या हो जाएगा C, 25 का C। छोटी छोटी बातें ध्यान दें, बहुत अच्छे क्वेश्चन। 26 क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है बेटा, 26 क्वेश्चन, ए बॉडी इनिशियली एट रेस्ट एंड स्लाइडिंग अलोंग ए फ्रिक्शनलेस ट्रैक, करा है कि कितना हाइट से आएगा कि कंप्लीट लूप पूरा कर ले। तो बेटा आप जानते हैं कि जितनी एनर्जी यहाँ पे है अगर उतनी एनर्जी यहाँ पे भी हो जाए तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, ठीक है, वह कंप्लीट लूप कर लेगा। तो आपको मालूम है कि ए पॉइंट पे एनर्जी कितनी है, mgh। मान लो इसका रेडियस कितना होता है r, मान लो इसका रेडियस r होता है, तो रेडियस r होता है, तो यहाँ बताओ टॉप मोस्ट पॉइंट पे सर्कुलर पाथ पे, आपको याद होगा सर्कुलर पाथ पे किसी भी सर्कुलर वर्टिकल सर्कुलर मोशन में किसी भी पॉइंट पे जो टोटल एनर्जी होती है 5/2 mgr होती है। कितनी होती है, 5/2 mgr होती है, या h इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/2r। आप जानते हैं रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है, तो 5/2 डायमीटर अपॉन 2 कर दीजिए, यानी 5/4 क्या कर दीजिए डायमीटर, 5/4 डायमीटर, ये देखिए C हो जाएगा 5/4 डायमीटर। ठीक है ना बच्चा लोग। फिर उसके बाद चलते हैं 27 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए करा A और B दिया है, आपको कोसाइन एंगल A और A प्लस B के बीच का निकालना है। तो ये बताओ एंगल क्या होता है, cos थीटा इक्वल टू वेक्टर A प्लस B को C मान लीजिए, ठीक है, अपॉन A का मैग्नीट्यूड और A का मैग्नीट्यूड और C का मैग्नीट्यूड। तो ये देखिए पहले A कितना है जरा बताइए, A क्या है 4i कैप प्लस 3j कैप है, C क्या है भैया, C इक्वल टू क्या है, C जो है A प्लस B है, तो A प्लस B को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 437i कैप और 437j कैप। क्यों बच्चा लोग, अब बताइए क्या हो जाएगा, यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, cos थीटा की वैल्यू A डॉट C करो, A डॉट C करोगे तो ये कितना हो जाएगा 28 और ये क्या हो जाएगा 21, 28 और 21, और नीचे A का मैग्नीट्यूड 25, ये कितना हो जाएगा 2 × 49, 28 और 21 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 49, और ये कितना हो जाएगा 25 का 5, 49 बाहर जाएगा इंटू 7 और √2, 7 से 7 कट जाएगा, यानी 7/5 √2 है कोई, एकदम है, ये B हो जाएगा 27 का B। छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान दें। फिर आ जाएं भैया 28 क्वेश्चन, देखें 28 क्वेश्चन, 28 क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, एक एक क्वेश्चन को ध्यान दें, ठीक है बेटा। तो 28 क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, ध्यान दें। ए यूनिफॉर्म फोर्स ऑफ 3i कैप प्लस j कैप न्यूटन एक्ट्स ऑन द पार्टिकल ऑफ मास, द पार्टिकल डिस्प्लेस फ्रॉम द पोजीशन, यहाँ से यहाँ, द वर्क डन। तो वर्क डन आप जानते हैं, वर्क डन W इक्वल टू क्या होगा, F डॉट कितना हो जाएगा R हो जाएगा।
ये अब बताइए कितना है, 3i कैप प्लस जे कैप, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, देखिए R2 माइनस R1 करिए, R2 माइनस R1 करेंगे, 4i में से 2i जाए, 2i बचेगा, 3j में से 3 0 जाए, k में से k जाए, -2 k कैप बचेगा। तो अब बताइए i का i से कितना हो गया 6, j का j से कितना हो गया 3, यानी आंसर क्या आएगा 9 जूल। कितना आएगा 9 जूल। 28 के बाद 29 पे चलते हैं, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। 28 के बाद 29 पे चलते हैं, क्या करा है, करा बेटा एक बॉडी जो है इतने स्पीड से जा रही है, फिर उस पर रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है, ठीक, करा फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन प्लस क्या हो जाएगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन। इसकी मॉड वैल्यू लेना। अब देखो काइनेटिक इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ एम यू स्क्वायर, और ये क्या है एफ डी एक्स, कहाँ से कहाँ तक 20 से लेके 30 तक, यही ना। तो अब बताओ हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम कितना दिया 20, और ये कितना है 400, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 0.2 एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा बेटा 0.2 एक्स स्क्वायर बाई 2, कहाँ से कहाँ तक 20 से लेके 30 तक, इक्वल टू ये कितना हो गया 4000 हो गया, ये देखिए 4000 हो गया, माइनस 0.1 एक्स स्क्वायर, तो 0.1 एक बार आप रखेंगे 900, क्यों एक रखेंगे 400, अब 500 यानी 4000 में से अगर आप ये 550 50, तो ये आपका कौन सा आएगा 3950। देखिएगा अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से ही रिलेटेड है, ठीक है। 30 की क्या करा बेटा 30 क्वेश्चन, रनिंग देखिएगा 30 करा है, रनिंग मैन हैज हाफ द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। रनिंग मैन हैज द हाफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट ऑफ बॉडी ऑफ हाफ ऑफ इट्स मास, the man is speed up by 1 meter per second so as to have same kinetic energy as that of boy, ठीक है। तो running man देखिए has half the kinetic energy of that of a boy of half his of mass। तो देखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉय, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पहले मैन निकाल लो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ एम वी का स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉय निकाल लो, बॉय क्या हो जाएगा हाफ मास उसका कितना है m/2, उसकी स्पीड मान लो u का स्क्वायर, लड़के का मास आदमी के मास का आधा है। तो कह रहा है रनिंग मैन हैज हाफ द काइनेटिक एनर्जी। अब ये देखो मैन क्या कर रहा है, ये मैन है, मैन की काइनेटिक एनर्जी जो है लड़के की काइनेटिक एनर्जी की क्या है हाफ है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर हाफ m/2 u स्क्वायर, ठीक है। ये देखिए ये कट गया, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 4, यानी इसमें और इसमें क्या रिलेशन हो गया v इक्वल टू u/2, यानी आदमी की स्पीड लड़के की स्पीड की आधा है। अब कह रहा कि आदमी की स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड बढ़ गई, देखिए कह रहा है मैन स्पीड अप बाई 1 मीटर पर सेकेंड, स्पीड अप बाई 1 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड अप बाई 1 मीटर पर सेकेंड का मतलब हाफ एम वी प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, हाफ ये लड़के की काइनेटिक एनर्जी इसके बराबर हो गया। अब ये m/2 m कट गया, v प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया u/√2। किसका फाइंड करना है भैया, द ओरिजिनल स्पीड ऑफ मैन फाइंड करनी, हमको v फाइंड करना है। तो अब u की वैल्यू रखिए, u क्या है v प्लस 1 इक्वल टू u है कितना, u है 2v का मतलब √2v हो गया, यहाँ से वैल्यू रख रहे हैं, ठीक। ये देखो अब ये क्या बचेगा 1 इधर रहेगा, यानी 1 इक्वल टू √2 माइनस 1 v, या v इक्वल टू 1/√2 माइनस 1, 1/√2 माइनस 1, ठीक है बेटा। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखें, 31 देखिए क्या कर रहा है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन। 31 कर रहा है ए पार्टिकल टाइड टू ए स्ट्रिंग डिस्क्राइब इन ए वर्टिकल सर्कुलर मोशन ऑफ रेडियस r, ठीक है। इफ इट्स स्पीड √3gr एट द हाईएस्ट पॉइंट देन द रेशियो ऑफ क्या कहा जा रहा है, देन द रेशियो ऑफ रिस्पेक्टिव टेंशन इन द स्ट्रिंग होल्डिंग इज एट द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट पॉइंट। तो चलो भाई देख लो, मान लो हम किसी चीज को ऐसे घुमा रहे हैं वर्टिकल सर्किल में, तो हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी है उसकी v इक्वल टू √3gr है, ठीक है ना बेटा। तो अब बताइए हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन क्या है,
तो टेंशन कैसे निकालेंगे? सबसे पहले ये बताइए हाईएस्ट पॉइंट पे ये बताइए टेंशन किधर होगा? भाई हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन मिनिमम होगा, ठीक है, तो हाईएस्ट पॉइंट पे टॉप टी लिख लें, टॉप लिख लें। वेट क्या होगा? mg। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगा? बाहर, तो ये बताएं क्या होगा? टी टॉप प्लस mg इक्वल टू m टॉप का स्क्वायर बाई r। m टॉप है कितना बेटा? 3gr है, तो इसका मतलब कितना होगा? 3mg, यानी क्या हो जाएगा? टी टॉप इक्वल टू 2mg। ठीक है, अब बॉटम पे चाहे फार्मूले से यूज कर लीजिए, जैसे आपको शॉर्टकट जो लगे, ठीक है, फार्मूला भी आप लगा सकते हैं, ठीक, टेंशन का फार्मूला भी आपको क्लास में पढ़ाए हैं वो भी लगा सकते हैं। नहीं तो भैया सबसे अच्छा काम है कि आप बॉटम पे वेलोसिटी निकाल लीजिए। इससे एक चीज़ तो कम से कम वेलोसिटी भी तो सीखेंगे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में ये कह दे कि यहाँ पे टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी √3gr है, तो बॉटम पे बताइए। हाँ मत रटना √5gr, हाँ ठीक है, वो √5gr मत रटना, तो √3gr है तो यहाँ पे आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाइए, टॉप पे और बेस पे टोटल एनर्जी लगाइए, मतलब टोटल एनर्जी टॉप पे और टोटल एनर्जी बेस पे सेम होगा। टोटल एनर्जी टॉप पे कितना होगा बेटा? ठीक है, ये देखिए पहला होगा काइनेटिक एनर्जी हाफ m3gr प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इसके रिस्पेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? mg2r, और बेस पे क्या होगा? हाफ mvb का स्क्वायर। अब देखिए सब कट जाएगा तो इसका मतलब bb इक्वल टू अंडर रूट कितना आ जाएगा? 7gr आ जाएगा। यानी देखिए बेस पे जो वेलोसिटी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? रूट में 7gr हो जाएगा। रूट में कितना हो जाएगा? 7gr। तो बेस पे जो वेलोसिटी होगा बेटा रूट में कितना हो जाएगा? 7gr। अब फिर नीचे देख लीजिए, नीचे क्या लगेगा यहाँ पे? ठीक है, नीचे यहाँ देख लीजिए, नीचे यहाँ टेंशन कैसे लगेगा भाई? यहाँ देखिए यहाँ टेंशन क्या हो जाएगा? ऊपर। वेट यहाँ क्या लगेगा? mg नीचे लगेगा, और फिर क्या लगेगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या लगेगा? mvb का स्क्वायर बाई r। तो इसका मतलब नीचे टेंशन कितना हो जाएगा? tb इक्वल टू कितना? mvb का स्क्वायर बाई r, और प्लस कितना हो जाएगा? mg, यानी 7g mg और mg मिलके कितने हो गए? 8mg। ठीक है ना। अब दोनों का रेशियो निकालना है, तो दोनों का रेशियो का मतलब क्या हो जाएगा? 2mg बाई 8mg का मतलब क्या हो गया? 1:4। 1:2mg और 8mg का रेशियो क्या हो गया? 1:4। 32 पे चलते हैं बेटा, क्या कहा जा रहा है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। करा है कि एक स्प्रिंग है, ध्यान दीजिएगा, एक स्प्रिंग है, L1 इक्वल टू क्या है? N/L2। तो कह रहा कट पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट, तो आप जानते हैं K1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? L1, यानी K1 अपॉन K2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? L2 बाई L1। L2 है कितना? ठीक है, L1 कितना है? ये देखिए L2 ये है, L1 कितना है? N/L2। टुटुक 1 बाई कितना है? n। ये सी हो गया, 1 बाई कितना हो गया? n हो गया। 32 के बाद 33 पे चलते हैं बेटा। 33 क्या कर रहा है? 33 कर रहा है, देखिए फोर्स जो है वह कितना दिया है? इक्वल टू 40i कैप प्लस 6t स्क्वायर जे कैप। ये देखिए फोर्स कितना दे दिया है? फोर्स F इक्वल टू क्या दे दिया है? 4ti कैप प्लस 6t स्क्वायर जे कैप दिया है। देखिए ये फोर्स आ गया, ठीक। फिर कह रहा है व्हाट इज द पावर, तो आप इससे अब क्या निकाल दीजिए? पावर क्या जानते हैं? आप पावर जानते हैं कि पावर जो होता है फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट पावर आता है। तो अब आप इससे क्या है? फोर्स आप जानते हैं m dv बाई क्या होता है? dt। ये देखिए 40i कैप 6t स्क्वायर जे कैप। चलिए यहाँ से m की वैल्यू 1 है, तो बोलिए dv इक्वल टू क्या होगा? 40i कैप प्लस 6t स्क्वायर जे कैप। और ये देखिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ देखिए v आ जाएगा, वेक्टर v। ये 4t का मतलब क्या हो जाएगा? 4t स्क्वायर v मतलब 2t स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा 6t क्यूब बाई 3। 6t क्यूब बाई 3 का मतलब 6t क्यूब बाई 3 का मतलब 2 कितना? 2t क्यूब जे कैप आ जाएगा। अब बताइए फोर्स पता ही है आपको, पावर निकालना है, तो इसका डॉट प्रोडक्ट लीजिए 8t क्यूब प्लस इसका डेट कर 12t पे कितना? 5। 12t पे 5, 12t पे 5, तो 8t क्यूब प्लस 12t पे 5 ये हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए भैया 34 क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? 34 क्वेश्चन, 2 पार्टिकल हैविंग द पोजीशन, ध्यान दीजिए भैया, 2 पार्टिकल हैविंग द पोजीशन R1 इक्वल टू कितना दिया है भैया? इतना, R2 वेलोसिटी इतना,
इफ द पार्टिकल कोलाइड देन वैल्यू ऑफ ए मस्ट बी। अब देखो बेटा इस टाइप का क्वेश्चन नीट में आया है, लेकिन वहाँ R1 R2 दिया है, तो उसी क्वेश्चन को मैंने अडॉप्ट किया, फॉलो किया कि भैया कोलिजन होने के लिए क्या होना चाहिए। तो आप जानते हैं कोलिजन होने के लिए भैया जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी होना चाहिए। मतलब वेलोसिटी का यूनिट वेक्टर, वेलोसिटी के पोजीशन का यूनिट वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट के पोजीशन का यूनिट वेक्टर आपस में बराबर होना चाहिए। यानी क्या कहने का मतलब R1 माइनस R2 अपॉन R1 माइनस R2 का ये मैग्नीट्यूड बराबर होगा, और ये V2 माइनस V1 अपॉन ये ये नहीं रहेगा, V2 माइनस V1 का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर रहेगा। क्यों भाई, ये नहीं होना चाहिए। तो अब इसके लिए देख लीजिए R1 माइनस R2 क्या हो जाएगा, 3 में से 5 गया कितना बचा 8i कैप, ठीक है, और 5j में से 3j गया कितना बचा 8j कैप। मैग्नीट्यूड कितना हो गया भैया R1 माइनस R2 का, R1 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 8√2। अब ये बताइए V2 माइनस V1 करोगे, a में से 4 जाएगा तो a माइनस 4i कैप, ठीक है भाई, a माइनस 4i कैप, और ये कितना बचेगा बेटा a माइनस 4, 7 माइनस 3 मतलब प्लस 7 माइनस 3 का मतलब कितना होता है, 7 माइनस 3 का मतलब होता है 4j कैप, अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन अंडर रूट a माइनस 4 का होल स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा a माइनस 4 का होल स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 4 का स्क्वायर यानी 16। अब देखो इसको सॉल्व करना है, या तो सॉल्व करके एक ही वैल्यू निकालो, लेकिन सबसे अच्छा है कौन सॉल्व करने जाए, बारी बारी रख दो, किस वैल्यू को रखने से दोनों तरफ आपस में बराबर आ जाएगा, जो बराबर आ जाएगा वही सही होगा। तो पहले 8 रख के चेक कर लेते हैं, तो 8 रख के चेक कर लेते हैं, देखते हैं क्या ये वैल्यू आएगी। चलिए चेक किया जाए, 8 में से 4 जाता है तो कितना बचता है, ठीक है, 8 में से 4 जाता है तो कितना बचता है 4i कैप, ये क्या हो जाएगा 4j कैप, यहाँ 8 रखेंगे तो 8 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, ये 8 में से 4 का स्क्वायर 16, 8 में से 4 का स्क्वायर 16 कितना होता है 32 का मतलब कितना होता है भैया, 32 का मतलब क्या होता है 4√2 आ रहा है, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये तो बराबर है दोनों के, हाँ 2 कॉमन ले लो, यहाँ से 2 कॉमन लेके कर सकते हो, दोनों बराबर हो गया, इसका मतलब पहला ही आंसर आ गया कि नहीं आ गया। तो ये सब चेक कर सकते हैं आराम से। 35 देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है बेटा, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एक बॉल ऐसे आ रही है और ऐसे जा रही है, तो याद रखना यहाँ सरफेस इलास्टिक नहीं है, इनइलास्टिक है, मतलब यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है सरफेस का वो कितना दे दिया है, ये देखिए ई दे दिया है, स्मॉल ई। तो कह रहा है कि अगर बॉडी कोलाइड करके जा रही है तो क्या होगा। तो सबसे पहली चीज एक बात बेटा याद रखना, यहाँ पे ये इंसिडेंस एंगल और ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे, इंसिडेंस वेलोसिटी और रिफ्लेक्टेड वेलोसिटी आपस में बराबर नहीं होगी। तो बेटा ये बताओ अगर बॉडी यहाँ टकरा रही है तो ये बताओ इसका वेट कांटेक्ट पॉइंट पे mg कैसे लगेगा, नीचे लगेगा कि नहीं। तो ये बताइए इस वेलोसिटी का अगर हम ये कंपोनेंट करेंगे तो कितना होगा, इस वेलोसिटी का ये कंपोनेंट होगा v sin थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या होगा v1, ठीक है, sin थीटा 1। तो अब बताइए इस वेट mg के ये वेलोसिटी 90 डिग्री है, और आप जानते हैं कि जब भी फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है इसका मतलब वर्क 0 होता है, और वर्क 0 होता है तो इसका मतलब स्पीड क्या होती है, कांस्टेंट। इसका मतलब ये वाला कंपोनेंट आपस में बराबर होगा, ये वाला नहीं होगा, हाँ ये वाला कंपोनेंट आपस में बराबर होगा, जो कौन बता रहा है, ए बता रहा है। कौन बता रहा है, ए, ठीक है। फिर उसके बाद 36 देखिए बड़ा प्यारा, अरे देखिए बंदर आ गए, दो बंदर, ठीक है। करा एक बंदर ऊपर चढ़ रहा है, एक बंदर नीचे आ रहा है, बहुत सही भागा, ठीक है। 2 monkeys mass 10 and 8 kg are moving along the vertical loop which is the light and inextinct. The former climbing up with acceleration 2 मीटर, मतलब ये एक्सेलेरेशन इसका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। A latter coming down with uniform velocity. Find the tension. तो टेंशन के लिए दोनों बंदर को कारण टेंशन होगा, ठीक है। एक जो ऊपर चढ़ रहा है, एक नीचे, तो जो ऊपर चढ़ रहा हुआ क्या करेगा mg प्लस ए, और जो नीचे आ रहा हुआ क्या करेगा mg। क्यों नीचे mg करेगा, क्योंकि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहा है, जब कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहा है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। सारी वैल्यू दी गई है, रख लीजिए, रखेंगे तो कितना आ जाएगा देख लीजिए, रखेंगे तो इसका 36 का क्या आ जाएगा, ए वाला, ठीक है। 36 के बाद चलते हैं 37, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन। क्या कर रहा 37 बेटा,
करा एक हॉरिजेंटल यूनिफॉर्म रोप है, लेंथ यल दिया है, ध्यान दीजिएगा, हॉरिजेंटल यूनिफॉर्म रोप है, देखिएगा हॉरिजेंटल यूनिफॉर्म रोप है, लेंथ यल है, रेस्टिंग ऑन फ्रिक्शनलेस हॉरिजेंटल सरफेस, पुल्ड एट वन एंड बाई फोर्स एफ, ये देखिए एफ फोर्स से खींचा जा रहा है। व्हाट द टेंशन इन द रोप एट ए डिस्टेंस यल फ्रॉम द एंड, टेंशन आपको निकालना है, तो यल लेंथ है, तो ये बताओ इसका लेंथ कितना हो जाएगा, यल माइनस यल हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। आपको यहाँ पे टेंशन बताना है, क्या बताना है, टेंशन। तो बेटा टेंशन के लिए आप क्या जानते हो, टेंशन के लिए जानते हैं जिस पॉइंट पे टेंशन निकालना है, टेंशन T इक्वल टू, ठीक है, पॉइंट के पीछे का मास, पॉइंट के पीछे का मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये बताओ पॉइंट के पीछे का मास कितना हो जाएगा, यल लेंथ का मास कितना है m, तो ये क्या हो गया m बाई एल, एल माइनस एल लेंथ का मास कितना होगा, एल माइनस एल होगा, और एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, फोर्स अपॉन कितना, मास, ठीक 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 ठीक, या T इक्वल टू क्या हो गया, 1 माइनस यल बाई एल इंटू एफ, कौन सा है, ए वाला है, ठीक। 37 के बाद चलते हैं 38, बहुत प्यारा क्वेश्चन। 38 क्या करा है, इफ म्यू बी द कोफिशिएंट of friction between the block and the cart, acceleration of cart that required to prevent block B from the falling। तो देखो बेटा, अक्सर आपने एक एग्जाम्पल देखा होगा, जैसे हम पतंग उतंग उड़ाते हैं तो बहुत तेज दौड़ते हैं तो पतंग पेट पे चिपक जाती है, तो जब हम दौड़ेंगे तो उस पतंग पे सूडो फोर्स लगता है हमारे विपरीत, याद रखना इस पे सूडो फोर्स इधर लगेगा, कितना, m में, और नॉर्मल रिएक्शन इस पे इधर लगेगा, mg कैसे लगेगा, इधर, और फ्रिक्शनल फोर्स कैसे लगेगा, पीछे की तरफ। तो बताइए इस कंडीशन में अब क्या हो जा रहा है, क्या कंडीशन आ जा रही है, यानी यहाँ पे क्यों रुक जा रहा है, क्योंकि एफ ग्रेटर देन इक्वल देन किसके है, एम जी के, एफ कितना है, म्यूएन ग्रेटर देन इक्वल देन कितना है, एम जी के है, एन कितना है, यहाँ एम ए के बराबर है, ग्रेटर देन इक्वल देन एम जी, एम कट गया, यानी ए ग्रेटर देन इक्वल देन कितना हो गया, जी बाई म्यू, या ए मिनिमम किसके बराबर हो जाएगा, जी बाई म्यू के, तो कौन सा ऑप्शन है, ठीक है, जी बाई म्यू। 38 के बाद 39 चलते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन। 39 क्या कर रहा है बच्चा, कर रहा है, 2 पार्टिकल ऑफ इक्वल मास आर कनेक्टेड टू ए रोप ए बी ऑफ नेग्लिजिबल मास सच दैट वन इज एट एंड ए एंड अदर डिवाइडिंग द लेंथ ऑफ रोप इन रेशियो 1:2, ठीक है भैया, मतलब एक देखिए ऐसे है, यल है, तो एक वाला कितना होगा, 2l होगा, यहाँ एक मास है, एक यहाँ मास है, ठीक है। द रोप इज रोटेटेड अबाउट बी एंड बी, अच्छा यहाँ के थ्रू रोटेट कर रहा है ऐसे, ठीक है, ओमेगा से। द रेशियो ऑफ टेंशन इन द स्मॉलर पार्ट टू द अदर, मतलब स्मॉलर पार्ट में टेंशन, मान लो इसमें टेंशन T1 है तो यहाँ भी टेंशन T1 होगा, यहाँ टेंशन क्या होगा, T2, तो T2 बाई T1 आपको निकालना है। तो ये बताइए T1 क्या हो जाएगा, T1 इक्वल टू होगा m3l ओमेगा का स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा, इस पर टेंशन क्या लगेगा, T2 माइनस T1 लगेगा, T2 बड़ा होगा तो T2 माइनस T1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, T2 माइनस T1 हो जाएगा m, लेंथ इसकी कितनी है, देखिए लेंथ l है, और ओमेगा का स्क्वायर, ठीक है। इसको इधर ले जाएंगे तो T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, T1 3l है, यानी कितना हो जाएगा, 4ml ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। T1 को T2 से डिवाइड करिए, क्या करा है, नहीं किसका, द रेशियो ऑफ टेंशन इन द स्मॉलर पार्ट, मतलब T2 बाई T1, तो 4/3 ये हो गया। 39 के बाद 40 पे आ जाते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कैलकुलेट द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ मूविंग कार सो दैट बॉडी लाइंग ऑन द फ्लोर ऑफ कार रिमेन्स स्टेशनरी, द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो आप जानते हैं कोई भी कार अगर है इस तरह से, तो इस पे एक्सेलरेशन फोर्स कितना होगा, m में, फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, म्यू एम जी। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कब होगा, जब m में किसके बराबर हो जाए, म्यू एम जी के बराबर, यानी m कट गया, यानी a इक्वल टू क्या हो जाए, म्यू जी, a इक्वल टू क्या हो गया, म्यू कितना है 0.15, g कितना है 10, यानी क्या आ गया 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 40 के बाद 41 क्वेश्चन, ठीक है। क्या करा भैया, देखिए 41 क्या कहा जा रहा है, 41 कहा जा रहा है, W रिप्रेजेंट द वर्क डन, W रिप्रेजेंट द वर्क डन, देन मैच द टू कॉलम्स, कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकेंड, फोर्स इज ऑलवेज अलोंग द वेलोसिटी, फोर्स इज ऑलवेज अलोंग द वेलोसिटी। तो ये बताइए अगर हमेशा फोर्स वेलोसिटी पैरेलल हो तो वर्क क्या होगा, वर्क पॉजिटिव होगा, इसका मतलब ग्रेटर देन 0, यानी पहला क्या हो जाएगा, ठुटुक, तीसरे से। फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, ये देखो फोर्स और वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो गए तो वर्क भैया बिना सोचे समझे ठुटुक 0।
फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट, ये देखो फोर्स इधर हो गया और वेलोसिटी इधर हो गया, अपोजिट हो गया, तो वर्क डन नेगेटिव होगा। नेगेटिव का मतलब लेस देन जीरो। और द ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी बट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मूव्स इन द ऑब्जेक्ट, भाई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है तो भी वर्क क्या होगा, जीरो होगा। यानी डी का भी कौन सा होगा, 1 होगा। तो इसको कौन सा 41 का 41 का कौन सा बी रिप्रेजेंट कर रहा है, हाँ बी हो गया, 41 का बी हो गया। ठीक है, फिर 42 देखिए क्या कर रहा है, एंड इलास्टिक कोलिजन ऑफ 2 बिलियर्ड बॉल, देखिएगा बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। इन इलास्टिक कोलिजन ऑफ 2 बिलियर्ड बॉल द टोटल काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व ड्यूरिंग द शॉर्ट टाइम ऑफ, देखिए ये पूरे सिस्टम में काइनेटिक एनर्जी नहीं कंजर्व पूछ रहा है, बहुत ही शॉर्ट टाइम इंटरवल में पूछ रहा है। तो बेटा होता क्या है कि जब कोलिजन होगा तो ये बताइए कोई भी कोलिजन होगा तो बॉडी पचकेगी, मतलब पचकने का मतलब समझ रहे हो ना, मतलब ये कोलाइड करेगा तो धंस जाएगा हो सकता है उसमें। तो इससे क्या होता है भैया कोलिजन के, क्योंकि देखिए ये कोलिजन के टाइम का पूछ रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा बेटा, पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का इंक्रीज करेगा कोलिजन के समय। हाँ देखिए पूरा सिस्टम का नहीं पूछ रहा, सिस्टम में तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी। देखिएगा बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, सिस्टम में तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व, लेकिन एट द टाइम ऑफ कोलिजन क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा। और जब पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा तो याद रखिए भाई एक म्यान में 2 तलवार नहीं हो सकती है, टोटल एनर्जी कांस्टेंट है। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर इंक्रीज करेगा तो काइनेटिक एनर्जी पक्का घटेगा। तो इसीलिए भैया ये जो लिखा हुआ है गलत लिखा है, क्या लिखा है, गलत लिखा है, ध्यान दीजिएगा। स्टेटमेंट, एनर्जी स्पेंट अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सही है भाई, कोई भी एनर्जी होगी वह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करेगी, चाहे फ्रिक्शन की हो, चाहे हमारी हो, चाहे तुम्हारी, तो इसलिए ऑप्शन डी सही होगा यहाँ। 42 के बाद 43 बड़ा प्यारा क्वेश्चन, ये फोर्स एफ कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव का मतलब आप जानते हैं, बोले भैया कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है, ऐसा फोर्स जो पाथ इंडिपेंडेंट होता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, मतलब अंत पे, एंड पे डिपेंड करता है, उसको भैया हम कंजर्वेटिव कहते हैं। तो देयर इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ओवर राउंड ट्रिप, राउंड ट्रिप में वर्क जीरो होगा, तो जब वर्क जीरो होगा तो चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, तो इसका मतलब गलत। डिपेंड्स ओनली ऑन द एंड पॉइंट, सही बात है भाई, एंड और मतलब इनिशियल दोनों पे डिपेंड करता है। हाँ आखिरकार एंड पॉइंट पे तो डिपेंड कर रहा ना, आखिरकार एंड गया कहाँ, एंड पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है, शुरू तो कहीं से हुआ होगा, तो इसका मतलब ये सही है। वर्क डन क्लोज पाथ जीरो, सही है। डिपेंड्स ऑन द पाथ, गलत है, इसका मतलब सेकंड और थर्ड का ये हो गया। 44 चलते हैं भैया, बहुत प्यारा क्वेश्चन, एकदम समझ लीजिए हो सकता आ जाए इस साल। ठीक है, 44 क्या कर रहा है, आप जानते हैं कि कोलिजन जो होता है 3 प्रकार का कोलिजन होता है। इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता है। इन इलास्टिक कोलिजन में जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है डेल्टा के इक्वल टू हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 और u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर और प्लस ये क्या आता है, सॉरी 1 माइनस e का स्क्वायर होता है। और यही आप परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में जानते हैं, हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, ये क्या होता है बेटा, u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। तो आप जानते हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में बॉडी एक दूसरे से स्टक कर जाती हैं। तो अब बताओ ये वाला ज़्यादा है कि ये ज़्यादा है, तो जब भी बॉडी स्टक कर जाएंगी तो उस समय मतलब चिपक जाएंगी, और चिपक जाएंगी तो कौन सा कोलिजन होगा, इन इलास्टिक होगा। तो इन इलास्टिक कोलिजन में जाहिर सी बात है, एकदम सही बात है कि सबसे ज़्यादा लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है। तो यहाँ पे रीजन एकदम सही कर रहा है, मैक्सिमम एनर्जी लॉस अकर व्हेन द पार्टिकल गेट्स स्टक टुगेदर, और ये भी उसी चीज़ को बता रहा है, मतलब ये भी इसी फार्मूले को बता रहा है, U2 रेस्ट पे है और एक कैपिटल एक स्मॉल m है, तो इसका मतलब ये भी सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो यानी कौन सा होगा, A। 44 का कौन सा होगा, A। 45 देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन, 45 का रहा है, ब्लॉक ऑफ मास 1 kg पुल्ड अलोंग द कर्व ACB। देखिए कर्व ACB से उसको हम ले जा रहे हैं, मतलब इसको ऐसे बना लें, हाँ फ्रिक्शन है उस पर ध्यान दें, फ्रिक्शन है, ऐसे बना लें कर्व ACB। द वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स व्हेन द ब्लॉक मूव्स फ्रॉम द A to B। तो अब देखिए अगर मान लीजिए इस इंक्लाइन प्लेन पे होगा तो ये बताइए ब्लॉक जा रहा है तो mg ऐसे है, ये एंगल थीटा ऐसे है, तो ये बताओ फ्रिक्शनल फोर्स इसका F इक्वल टू क्या होगा, mg cos थीटा होगा, mg sin थीटा नहीं, फ्रिक्शनल फोर्स पीछे लगेगा ना, ये mg cos थीटा F इक्वल टू μn होता है। और डिस्प्लेसमेंट इसका कैसे होगा, ये देखिए डिस्प्लेसमेंट ऐसे होगा, देखिए डिस्प्लेसमेंट ऐसे होगा, इसको ds मान लेते हैं छोटा सा। अब यहाँ देख लेते हैं कि अगर ये है तो ये भी थीटा होगा। अब देखो ये ds है तो ये dy है और ये क्या है, dx है। ये बताइए वर्क डन क्या हो जाएगा फ्रिक्शन के कारण, F इंटू कितना हो जाएगा, ds।
ठीक है। एफ इंटू डी एस का मतलब एफ कितना है, एम जी कॉस थीटा इंटू डी एस। ठीक है, अब डी एस क्या होगा, यहाँ से कॉस थीटा ले लो, कॉस थीटा ले लोगे तो ये बताओ कॉस थीटा क्या करोगे, कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी एक्स, डी एक्स अपॉन डी एस, या डी एस इक्वल टू डी एक्स अपॉन कॉस थीटा। तो चलो भैया यहाँ वर्क डन क्या हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा, ठीक है, एफ इक्वल टू म्यू एन होता है ना, म्यू भी होता है बेटा, सॉरी म्यू भी होता है यहाँ, हाँ एफ इक्वल टू क्या हो गया, म्यू एम जी कॉस थीटा, डी एक्स क्या हो गया भैया, डी एक्स हो गया डी एक्स बाई कॉस थीटा, ये देखो कट गया। अब नेट वर्क डन क्या हो जाएगा बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेके एक्स, म्यू एम जी डी एक्स, और इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स की वैल्यू कितनी होगी, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स की वैल्यू ही 10 है। ठीक है, तो ये बताओ क्या हो जाएगा, म्यू एम जी इंटू 10, केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही लगेगा, वर्टिकल कंपोनेंट लगेगा नहीं। तो अब 45 में कौन सा आंसर सही हो जाएगा, तो देख लीजिए 45 का मिला लीजिए, 45 का 20 जूल आएगा, कितना आ जाएगा, 20 जूल आएगा। फिर उसके बाद चलते हैं 46, बहुत प्यारा क्वेश्चन बेटा। 46 कह रहा है मास ऑफ यम इज सस्पेंडेड बाय ए वेटलेस स्ट्रिंग। ठीक है, द हॉरिजॉन्टल फोर्स दैट द रिक्वायर्ड टू डिस्प्लेस इज अंटिल द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद द इनिशियल वर्टिकल डायरेक्शन इज। तो मान लीजिए कोई भी बॉडी अगर कहीं से लटकी हुई है, तो मान लो ये लटकी हुई है, इस पे फोर्स एफ लगा रहे हैं, ठीक है बेटा, फोर्स एफ लगा रहे हैं, और यहां तक ये बॉडी जा रही है, ठीक। तो अब यहां पे क्या होगा, नेट वर्क डन जो है वह किसके बराबर होगा, चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो बताइए यहाँ भी इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो है, यहाँ फाइनल वेलोसिटी भी जीरो है, तो इसका मतलब चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो। अब नेट वर्क डन में कौन कौन होगा, देखो एक अप्लाइड फोर्स के कारण वर्क होगा, एक किसके कारण, mg के कारण होगा, एक टेंशन के कारण होगा, और ये क्या, जीरो। अप्लाइड फोर्स के कारण कितना हो जाएगा बेटा, देख लो अप्लाइड फोर्स के कारण, ये देखिए ये थीटा है, तो देख लीजिए अप्लाइड फोर्स के कारण कितना हो जाएगा, ये यल है तो ये यल कॉस थीटा होगा, ये यल साइन थीटा हो जाएगा। तो देख लीजिए अप्लाइड फोर्स के कारण एफ इंटू यल साइन थीटा होगा, mg के कारण mg नीचे लग रहा है, और ये h क्या होगा, यल 1 माइनस कॉस थीटा होगा। तो इसके कारण कितना हो जाएगा, माइनस 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 mg यल 1 माइनस कॉस थीटा। और टेंशन के कारण कितना हो जाएगा, ये देखिए टेंशन, ये देखिए डिस्प्लेसमेंट के हमेशा 90 डिग्री बना रहा है, टेंशन बना रहा है कि नहीं, तो इसके कारण जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो गया। या एफ एल साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी एल 1 माइनस कॉस थीटा। सब कुछ दे दिया है बेटा, थीटा दे दिया है, सब कुछ दे दिया है, रख दोगे आंसर आ जाएगा 46 का ए। 47 क्या कर रहा है भैया, 47 कर रहा है, ध्यान दीजिए 47 कि एक पार्टिकल है जिसका सेंटीपिटल एक्सेलरेशन दे दिया है, ए सी इक्वल टू कितना दे दिया है, के स्क्वायर आर टी स्क्वायर। ठीक है, द पावर डिलीवर्ड बताना है। तो ये बताइए सेंटीपिटल एक्सेलरेशन टाइम के अनुसार बदल रहा है, इसका मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो पावर होता है वह क्या होता है, टेंजेंशियल फोर्स के कारण होता है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, टेंजेंशियल फोर्स के लिए आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये देखिए सेंटीपिटल एक्सेलरेशन क्या दिया है, वी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू के स्क्वायर आर टी स्क्वायर, या वी स्क्वायर इक्वल टू क्या है बेटा, के स्क्वायर आर स्क्वायर टी स्क्वायर, या बी इक्वल टू क्या है, के आर टी। अब देखिए ए टी निकाल लीजिए, ए टी कितना हो जाएगा, डी वी बाई डी टी, डी वी बाई डी टी का मतलब के आर। चलिए सबकी वैल्यू रख दीजिए, ये देखिए यम होगा, ए टी कितना हो जाएगा, के आर, वी कितना हो जाएगा, के आर टी, यानी ये क्या हो जाएगा, यम के स्क्वायर आर स्क्वायर टी, यम के स्क्वायर आर स्क्वायर टी, ये बी वाला। 47 के बाद 48 पे चलते हैं बेटा, बड़ा प्यारा क्वेश्चन करा है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन द फोर्स फील्ड इज इतना। ठीक है, फोर्स फील्ड इज इतना करा है, डिस्टेंस इक्विलिब्रियम बताओ। तो आप जानते हैं भैया इक्विलिब्रियम डिस्टेंस का मतलब क्या, यानी इक्विलिब्रियम डिस्टेंस का मतलब एफ इक्वल टू कितना, माइनस डी यू बाई डी आर किसके बराबर होता है, जीरो, यानी डी यू बाई डी आर इक्वल टू किसके बराबर, जीरो। चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ए बाई आर स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा, ए बाई आर स्क्वायर का मतलब ए बाई आर स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा। ठीक है, उसको डिफ्रेंशिएट करिए, माइनस 2a बाई कितना हो जाएगा, आर पे क्यूब, और ये करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, प्लस बी अपॉन आर का स्क्वायर इक्वल टू जीरो, माइनस 2a बाई आर क्यूब इक्वल टू, ठीक है, बी अपॉन कितना, आर का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से कट गया तो आर इक्वल टू क्या आ गया, 2a बाई बी आ गया। इक्विलिब्रियम का मतलब फोर्स जीरो होना चाहिए, 2a बाई बी। 48 के बाद 49 देखते हैं क्या बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन
क्या करा, एक इलेक्ट्रिक पंप है, यूज किया जा रहा, फिल टू ओवरहेड, टैंक ऑफ कैपेसिटी कितना, टैंक ऑफ कैपेसिटी 9 मीटर क्यूब। एक देखना 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर होता है, हाँ 1 लीटर में 10⁻³ मीटर क्यूब होता है। तो 1 मीटर क्यूब में कितना होगा, 10⁻³ लीटर। तो इसका मतलब 9 मीटर क्यूब का मतलब क्या हो जाएगा, 9000 लीटर। और पानी के केस में आप जानते हैं उसका मास और वॉल्यूम बराबर होता है, तो इसको क्या ले लिया जाएगा, 9000। ठीक है, तो अब देख लेते हैं आउटपुट पावर कितना हो जाएगा। आउटपुट पावर हो जाएगा mgh/t। m कितना हो गया, 9000 भर रहा है, g कितना है बेटा 10, h कितना है, कितना ऊंचाई 10, t कितने मिनट में ले जा रहा है, 5 × 60। ये देखो छोटू कट गया, 5 से कितनी बार गया, 5 से 2 बार गया, और 6 से ये कट जाएगा, कट ही जाना चाहिए, नहीं कटेगा तो कोई बात नहीं है। 9 2 18,000 कर लीजिए, 18,000/6 कर लीजिए, 6 कितना हो जाएगा, 3000 हो गया। ये 3000 हो गया, या 3 किलोवाट हो गया। कितना हो गया आउटपुट पावर। इनपुट पावर कितना है बेटा, 10 किलोवाट है। इनपुट पावर कितना है, क्या पूछा जा रहा है, इफिशियंसी। तो इफिशियंसी इक्वल टू क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट × 100। ये बताइए आउटपुट पावर कितना हो गया 3, ये कितना हो गया 10, ये कितना हो गया 100, 0 0 कट गया, इसका मतलब 10 और 3 कितना होता है 30%, यानी कौन सा आ जाएगा 30%। ठीक है ना। अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, क्या है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नीट में कई बार आ गया है, हो सकता है कि भैया ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, करा कि भैया कोई गाड़ी अगर कांस्टेंट पावर से चल रही है, तो बेटा इस पे 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। कांस्टेंट पावर से चल रही है तो वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन, डिस्प्लेसमेंट और टाइम में रिलेशन, फोर्स। तो पहले देखो कोई भी गाड़ी चल रही है, ये देखो F इक्वल टू पावर P इक्वल टू क्या होगा, F × V, पक्का। अब बोलो F क्या होगा, ma। अब बोलो ma कितना होगा, dV/dt V, या इसी को ऐसे लिख सकते हो V dV इक्वल टू P/m dt। ठीक है भाई, तो बोलो V क्या हो जाएगा, V²/2 इक्वल टू P/m t, या क्या हो गया V² इक्वल टू क्या हो गया 2P/m t। तो अब देखिए V और T में क्या रिलेशन है, V और T में पूछा है ना, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T पे हाफ है, T पे हाफ का मतलब क्या हो गया ये। अब यहीं से एक और चीज पूछा जाता है, डिस्प्लेसमेंट। तो ये देखो वेलोसिटी क्या निकल गया, वेलोसिटी √2P/m आ गया T पे हाफ। अब डिस्प्लेसमेंट पूछा जाएगा तो क्या आएगा, ds/dt √2P/m T पे हाफ। ये बताओ ds इक्वल टू क्या हो जाएगा 2P/m T पे हाफ dt, यानी कितना हो जाएगा s इक्वल टू √2P/m T पे 3/2/3/2। तो यही अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा होता तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T पे 3/2। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से देखो बच्चों 50 क्वेश्चन का डिस्कशन हो गया। अगला टेस्ट बेटा जो भी है ध्यान दीजिए, अगला टेस्ट हमारा क्या है यहाँ पे। अब नेक्स्ट टेस्ट जो है आपका संडे को है, तो बेटा वीक में 2 बार है, अगर वीक में 2 बार हम टेस्ट नहीं देंगे तो नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए नेक्स्ट टेस्ट आपका संडे को है। और जैसे जैसे हमने टेस्ट का टॉपिक बनाया है वैसे वैसे अपने सिलेबस को आप क्या करिए, रिवाइज करिए। तो देखिए 2 महीनों के अंदर आपका रिवीजन हो जाएगा। और एक टेस्ट भी गैप मत करिए, एक टेस्ट गैप मत करिए, देखिए सिलेक्शन भी हो जाएगा। अगर एक भी टेस्ट गैप नहीं करेंगे तो भैया आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। बस धीरे 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 रे मना, धीरे धीरे सब होए। ठीक है भाई, ये सुने ही होंगे आप, धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब होए। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए, सुना होगा आपने भैया। धीरे धीरे मना, धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे सब होए। और जब ऋतु आती है तभी फल लगता है, कितना भी पौधों में आप पानी दे दीजिए। तो धीरे धीरे कंटिन्यूअस एफर्ट है। पढ़ाई का मतलब क्या है, सडन नहीं। जैसे वही अगर मैं आर्मी में रहता, मैं कर्नल रहता, आप लोग सैनिक रहते, तो 5 मिनट में आपको एक्साइट करके भैया हो सकता था मैं जंग को जीत लेता, हो सकता 5 दिन में जीत लेता। लेकिन यहाँ 1 साल का ये निरंतर प्रक्रिया है, कॉन्टिन्यूअस वर्क है। ठीक है, तो इसीलिए धीरे धीरे मना, धीरे धीरे सब आए होए।
माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल हुए। ये हमेशा याद रखना बेटा, धीरे धीरे। तो कंटिन्यूअस वर्क करते रहिए, टेस्ट देते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे सिस्टम के साथ जुड़े रहिए। अगर जुड़े रहेंगे तो हम भी अच्छा करेंगे, आप भी अच्छा करेंगे। कोई कमी है तो उसको बताएं कमेंट करके, उसमें और सुधार किया जाए, ठीक है, उसको और अच्छा किया जाए। हाँ, लेकिन ये है कि अब ये नहीं कि सर टेस्ट एक वीक में एक ही रखिए, नहीं, टेस्ट की फ्रीक्वेंसी जैसे है उसको दीजिए। बहुत बच्चे कहते हैं, उसको सबसे ज़्यादा डिमोटिवेट हम लोग को कर देते हैं बच्चे कि सर बहुत टेस्ट हो जा रहा है सर, नहीं कर। अरे भैया नहीं करेंगे तो कैसे होगा 3 महीने के अंदर तैयार। तो बाकी जो भी कमियां हैं उसको कमेंट करिए, उसको सुधार करेंगे, आपके लिए और बेस्ट अच्छा करेंगे। तब तक थैंक यू बच्चों, पढ़ते रहो।